नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के उत्सर्जन वाले भाग से संबंधित वृक्क की इकाई के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्सर्जन से जुड़े हुए वृक्काणु के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वृक्क के आंतरिक संरचना में ही आप लोगों को जानने को मिलेगा वृक्काणु। वृक्क के आंतरिक भाग में ही वृक्क की इकाई होती है, जिसे वृक्काणु के नाम से जाना जाता है या फिर नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्क की आंतरिक संरचना, ठीक है। वृक्क की आंतरिक संरचना में क्या बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल कितने वृक्क होते हैं, तो हमारे शरीर में टोटल 2 वृक्क होते हैं, सेम के बीज के आकार के, ठीक है। तो कहा जा रहा है प्रत्येक वृक्क बाहर से, ना कि अंदर से, बाहर से यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कैप्सूल के आकार का हमारा वृक्क दिखाई दे रहा है। हम जैसे मनुष्य प्राणियों के अंदर जो वृक्क होता है वो दोस्तों कैप्सूल के आकार का ही होता है, सेम के बीज का आकार का ही होता है। बाहर से यदि आप देखिएगा तो बाहर से देखने पर आप लोगों को जो वृक्क दिखाई देगा, जो किडनी दिखाई देगा, वो दोस्तों सेम के बीज के आकार का ही दिखाई देगा, ठीक है। और यह बाहर से कैसा रहता है, तो दोस्तों यह बाहर से रहता है कैसा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है यह बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग होता है। प्रत्येक वृक्क में ही एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग होता है। प्रांतस्थ भाग कहने का मतलब दोस्तों उसका बाहरी वाला भाग। वृक्क का जो बाहरी भाग होता है, वृक्क का किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसी को कहा जाता है प्रांतस्थ भाग। और वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है, जो अंदर वाला भाग होता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों अंतस्थ भाग। तो प्रत्येक वृक्क में 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रांतस्थ भाग जो कि बाहरी भाग कहलाता है, और दूसरा होता है अंतस्थ भाग जो कि भीतरी भाग कहलाता है। यह 15-16 पिरामिड जैसे रचनाओं का बना होता है। जो वृक्क का आंतरिक भाग होता है, जो वृक्क का आंतरिक अंतस्थ भाग होता है, वो दोस्तों 15-16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्क शंकु कहा जाता है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकु के आकार का आप लोगों को यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही होगी। जो आप यहाँ पर शंकु के आकार का आकृति देख रहे हैं ना, इसी को वृक्क शंकु कहा जाता है। और यह कहाँ है, तो दोस्तों यह वृक्क के आंतरिक भाग में है, वृक्क के आंतरिक क्षेत्र में है। इसलिए हम सभी इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों वृक्क का अंतस्थ भाग। क्या बोलेंगे, वृक्क का अंतस्थ भाग। वृक्क का जो अंतस्थ भाग होता है वो 15-16 शंक्वाकार भागों से घिरा होता है। 15-16 शंक्वाकार भागों से आप
यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 15-16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है। पिरामिड भी बोल सकते हैं या फिर आप शंकु भी बोल सकते हैं। जब वृत्त का आंतरिक भाग, वृत्त का जब भीतरी अंतस्थ भाग 15-16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है तो उसी को वृक्क शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वृक्क शंकु कहते हैं। यही आपका वृक्क शंकु कहलाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम वृक्क शंकु बोलेंगे। यही हमारा दोस्तों वृक्क शंकु कहलाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यही दोस्तों वृक्क शंकु कहलाएगा। यह तो हाइलस होता है, बीच वाला जो भाग है इसको हाइलस कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है वो होता है अवतल वाला, और साथ ही जो अवतल वाला भाग होता है वृक्क का, उसका जो मध्य वाला भाग होता है, जो उसका बीच वाला भाग होता है वो कहलाता है हाइलस या फिर हाइलम। तो दोस्तों बीच वाले भाग को कहते हैं हाइलस या फिर हाइलम। और यहाँ पर जो आप पिरामिड जैसी रचना देख रहे हैं, पिरामिड जैसा जो आप लोगों को यहाँ पर रचना दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है दोस्तों वृक्क शंकु। क्या कहा जाता है? वृक्क शंकु। ठीक है, देखिए आगे आप लोगों को सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताता हूँ। आगे इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। आपने वृक्क शंकु के बारे में अच्छे से जान लिया। अब यदि हम आगे बात करें तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में अर्थात दोनों वृक्क में ही लगभग 10 से 12 लाख महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। और इन्हीं नलिकाओं को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों इन्हीं नलिकाओं को कहा जाता है वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? इन्हीं नलिकाओं को नेफ्रॉन या फिर वृक्क नलिका कहा जाता है। मनुष्य के प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख है। कितना? 10 से 12 लाख है। कम से कम 10 लाख और अधिक से अधिक 12 लाख है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख काफी महीन सूक्ष्म लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहा जाता है। दोस्तों आप समझ पाए कि नेफ्रॉन किसे कहा जाता है अर्थात वृक्क नलिका किसे कहा जाता है। वृक्क शंकु में अर्थात जो वृक्क होता है, मनुष्यों के शरीर में जो वृक्क होता है, जो किडनी होता है, उसके आंतरिक भाग में 10 से 12 लाख महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। और इन्हीं नलिकाओं को कहा जाता है नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। प्रत्येक नलिका को वृक्काणु कहा जाता है। प्रत्येक नलिका को वृक्काणु अर्थात वही नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वृक्काणु होता है, जो नेफ्रॉन होता है, वो दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के वृक्क का यानी कि किडनी का जो क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है वो कौन है? तो दोस्तों वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। अगर एक नंबर में आए क्वेश्चन की वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो आप सभी वृक्काणु बताना। वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। दोस्तों अगर ऑप्शन में नेफ्रॉन है तो आप लोग नेफ्रॉन को सिलेक्ट करिएगा, और यदि ऑप्शन में नेफ्रॉन नहीं रहता है, वृक्काणु रहता है, तो आप सभी वृक्काणु को ही सिलेक्ट कीजिएगा। आप सभी दोस्तों याद कर लीजिएगा कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होता है उसे कहा जाता है वृक्काणु। वृक्काणु को ही अंग्रेजी में नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आप पूरा का पूरा जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, यह दोस्तों किसका चित्र है? तो यह दोस्तों चित्र है किसका? तो दोस्तों यह जो चित्र है वो है दोस्तों नेफ्रॉन का। किसका? तो नेफ्रॉन का। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यह वृक्काणु का चित्र है। मैं आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप करके सारा चीज़ बताऊँगा कि इसे क्या कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है। सारा चीज़ मैं आप लोगों को आगे
आगे स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। ठीक है, इस फिगर को समझने से पहले आप लोगों को सबसे पहले आगे जो दिया गया है उसे समझना होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी तक यह बताया कि हमारे शरीर के वृक्क के आंतरिक भाग में 10 से लेकर 12 लाख तक महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है और इन्हीं नलिकाओं को कहा जाता है वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन हमारे वृक्क के आंतरिक भाग में उपस्थित होते हैं, आंतरिक क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। वृक्क का पूरा जो संचालन होता है, हमारे शरीर के किडनी का पूरा जो संचालन होता है वो दोस्तों वृक्काणु के कारण ही होता है, नेफ्रॉन के कारण ही होता है। इसलिए नेफ्रॉन को वृक्काणु को वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग नेफ्रॉन की संरचना पर बात करेंगे। मैं आप लोगों को अब नेफ्रॉन के बनावट के बारे में बताऊंगा, उसके संरचना के बारे में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों कहा जा रहा है प्रत्येक वृक्क एक नली समान रचना है। प्रत्येक जो वृक्क है वो क्या है, वो एक नली समान रचना है जिसका आरंभ दोहरी भित्ति से बनी एक प्याले जैसी रचना से होता है। दोस्तों यहाँ पर हमसे मिस्टेक से वृक्क लिखा गया है, वृक्क नहीं होगा बल्कि वृक्काणु होगा। क्या होगा, वृक्काणु। वृक्काणु को ही कहा जाता है नेफ्रॉन, वृक्काणु का ही इंग्लिश नाम है नेफ्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पर वृक्क लिखा चुका है, जबकि यहाँ पर वृक्क बिल्कुल भी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर वृक्काणु होगा या फिर नेफ्रॉन होगा। कहा जा रहा है प्रत्येक वृक्काणु एक नली समान रचना है। दोस्तों हमारे शरीर के प्रत्येक वृक्क में कितने वृक्काणु होते हैं, तो दोस्तों 10 से 12 लाख महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है और इन्हीं नलिकाओं को कहा जाता है वृक्काणु। तो दोस्तों हमारे शरीर के जब प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, तो ये सभी के सभी नलिकाएं क्या कहलाएंगी, ये सभी के सभी नलिकाएं दोस्तों नेफ्रॉन कहलाएगी। हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों एक महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केवल एक नलिका के बारे में। ठीक है, ऐसे तो हमारे शरीर के वृक्क के आंतरिक भाग में 10 से 12 लाख महीन सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं नेफ्रॉन के रूप में है, अर्थात इन नलिकाओं को ही नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अगर एक नलिका के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, एक नलिका को अच्छे से दोस्तों अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो हमें 10 से 12 लाख वाले कुल जितने सारे नलिकाएं होंगे उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे इसमें क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है प्रत्येक वृक्क यानी कि वृक्काणु। ठीक है, प्रत्येक वृक्काणु एक नली समान रचना है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नली के जैसा रचना दिखाई दे रहा होगा। नली कहने का मतलब पाइप, नली कहने का मतलब वाहिका जिसके माध्यम से तरल पदार्थों का स्थानांतरण होता है। दोस्तों जिसके माध्यम से किसी दिशा में तरल पदार्थों का स्थानांतरण होता है उसी को नली कहा जाता है या फिर वाहिका कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है, प्रत्येक वृक्काणु एक नली समान रचना है जिसका आरंभ दोहरी भित्ति से बनी एक प्याले जैसी रचना से होता है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बोमेन संपुट समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर आकृति देख रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर आकृति देख रहे हैं, ये वाला जो आप आकृति देख रहे हैं इसी को बोमेन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बोमेन संपुट कहा जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक नेफ्रॉन के बारे में। तो दोस्तों जो नेफ्रॉन होता है वो नलिका के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तो दोस्तों नलिका के रूप में होता है। अगर हम बात करें नेफ्रॉन के प्रारंभिक छोर का, अगर हम
बात करें नेफ्रॉन के, वृकाणु के प्रारंभिक छोर का, तो दोस्तों नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक छोर होता है, जो उसका आरंभिक सिरा होता है, वो होता है प्याले के समान। कैसा होता है? प्याले के समान। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बोला गया है प्रत्येक वृकाणु एक नली समान रचना है जिसका आरंभ, जिसका दोस्तों शुरुआत दोहरी भित्ति से बनी एक प्याले जैसी रचना से होता है। दोहरी भित्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहरी भित्ति है, एक भित्ति ये हुआ और एक भित्ति ये हुआ, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे तो ये हो गया पहला भित्ति, और फिर हम घुमा देंगे तो ये हो जाएगा दूसरा भित्ति। तो दोहरी भित्ति से बना हुआ एक प्याले जैसी रचना होती है। तो दोस्तों इसी रचना को क्या कहा जाता है? इसी रचना को कहा जाता है बोमेन संपुट। क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट। आप सभी याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि बोमेन संपुट किसे कहा जाता है। दोस्तों जो नेफ्रॉन होता है उसकी शुरुआत ही बोमेन संपुट से होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि नेफ्रॉन का शुरुआत कहाँ से होता है, नेफ्रॉन का आरंभ कहाँ से होता है, तो आप सभी बोमेन संपुट बताना। नेफ्रॉन का जो शुरुआत होता है, नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक बिंदु होता है, जो प्रारंभिक छोर होता है, वो होता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक सिरा होता है, जो उसका आरंभिक जो दोस्तों सिरा होता है, वो होता है दोहरी भित्ति से बनी एक प्याले जैसी, इसलिए उसे बोमेन संपुट कहा जाता है। यहाँ पर बोमेन संपुट हमारा कौन है बताइए? यहाँ पर हमारा जो बोमेन संपुट है वो कौन है? तो दोस्तों ये वाला है, इसको बोमेन संपुट बोलेंगे। इसको बीच वाला को ना, बीच वाला को बिल्कुल भी ना, बीच में आप जो जाली जैसा देख रहे हैं उसे हम बोमेन संपुट नहीं कहेंगे। हम बोमेन संपुट केवल इसको बोलेंगे, केवल इसको, ठीक ना, इसको बोलेंगे। आपने पिलास देखा होगा, पिलास। तो दोस्तों पिलास में जो ऐसा होता है ना गोल, जो गोल आप देखते हैं ना रचना पिलास में, वैसा ही आकृति होता है किसका? तो दोस्तों बोमेन संपुट का। तो आप बोमेन संपुट को समझ पाएं, यहाँ पर देख सकते हैं बोमेन संपुट आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसी को बोमेन संपुट कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नाम भी दिया गया है बोमेन संपुट, ठीक है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में बता दिया, और नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक सिरा है, नेफ्रॉन का जो दोस्तों आरंभिक सिरा है, जो प्रारंभिक सिरा है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोमेन संपुट कहा जाता है। आगे कहा गया है बोमेन संपुट के प्याले में, बोमेन संपुट के प्याले में, हाँ ये है बोमेन संपुट। इसके प्याले में अर्थात बीच वाले क्षेत्र में, ठीक है, बीच वाले क्षेत्र में बोला जा रहा है बोमेन संपुट के प्याले में रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे केशिका गुच्छ या गोलमेरुलस कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? केशिका गुच्छ या गोलमेरुलस, गोलोमेरुलस, केशिका गुच्छ या गोलोमेरुलस कहा जाता है या फिर कहते हैं। यहाँ पर जो आप जाली जैसा रचना देख रहे हैं ना दोस्तों, जो बीच में आप जाली जैसा रचना देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है गोलोमेरुलस। क्या कहा जाता है? गोलोमेरुलस, ठीक है। इसको हम हिंदी में दोस्तों कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। प्याली समान जैसी जो रचना है जिसको बोमेन संपुट कहा जाता है, इसी में दोस्तों केशिका गुच्छ रहता है, ठीक है। इसी में क्या रहता है? तो दोस्तों इसी में केशिका गुच्छ रहता है, जिसे अंग्रेजी में गोलोमेरुलस कहा जाता है। गोलोमेरुलस याद रखेंगे दोस्तों। यह केशिकाओं का एक गुच्छा होता है, केशिकाओं का एक समूह होता है, एक जालीनुमा दोस्तों जाल होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। बोमेन संपुट एवं गोलोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैलपिगियन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलपिगियन कोष। दोस्तों यहाँ पर जब हम यहाँ पर बोमेन संपुट और जब हम गोलोमेरुलस
बोमेन संपुट और जब हम ग्लोमेरुलस दोनों को मिला लेंगे तो दोस्तों दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो दोनों मिलकर बनाएंगे मैलपिगियन कोष। क्या बनाएंगे, मैलपिगियन कोष। जब नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ आ जाता है तो दोस्तों बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ के सम्मिलित रूप को ही मैलपिगियन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलपिगियन कोष कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ पाए कि मैलपिगियन कोष किसे कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं आगे। आपने ग्लोमेरुलस के बारे में जान चुका, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। देखिए नीचे क्या बताया जा रहा है, बोमेन संपुट के ठीक पीछे वृक्क नलिका का एक छोटा भाग अर्थात ग्रीवा होता है। बोमेन संपुट के ठीक पीछे, बोमेन संपुट के ठीक पीछे बताया जा रहा है दोस्तों। तो बोमेन संपुट के ठीक पीछे क्या है, बोमेन संपुट के ठीक पीछे आप जो ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसी को दोस्तों कहा जाता है ग्रीवा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं दोस्तों गर्दन। किसका गर्दन, तो दोस्तों बोमेन संपुट का गर्दन हम बोल सकते हैं। इसी को ग्रीवा के नाम से भी जाना जाता है, गर्दन को ही संस्कृत में ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। तो बोमेन संपुट के पीछे जो आप लोगों को यहाँ पर जो आपको यहाँ पर भाग दिखाई देता है, बोमेन संपुट के पीछे जो छोटा सा भाग दिखाई देता है उसी को ग्रीवा कहा जाता है, इसी का नाम ग्रीवा है। ठीक है, बोला गया है बोमेन संपुट के ठीक पीछे वृक्क नलिका का एक छोटा भाग अर्थात ग्रीवा होता है। यह वृक्क नलिका का एक छोटा भाग होता है। वृक्क नलिका के काय, वृक्क नलिका के काय यानी कि बॉडी, यह दोस्तों पूरा का पूरा बॉडी किसका है बताइए, यह पूरा का पूरा बॉडी किसका है, यह पूरा का पूरा जो शरीर है वो किसका है, तो वृक्क नलिका का है, यानी कि वृकाणु का है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है वृक्क नलिका के काय यानी कि वृक्क नलिका के बॉडी में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। दो भाग होते हैं, कौन कौन, तो पहला होता है समीपस्थ और दूसरा होता है दूरस्थ। वृक्क नलिका के काय में, वृक्क नलिका के बॉडी में दो कुंडलित भाग होते हैं, जिसमें पहला समीपस्थ होता है और दूसरा दोस्तों दूरस्थ होता है। कैसे समझेंगे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुंडलित का मतलब क्या हुआ, कुंडलित का मतलब हुआ टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि दोस्तों जो वक्र के रूप में हो। ठीक है, कुंडल का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो उसी को कहा जाता है कुंडलित। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर इस क्षेत्र का, जब हम इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर यह घुमा हुआ है, यानी कि वक्र के रूप में है। आपने जलेबी को देखा होगा, जलेबी कैसा होता है, तो दोस्तों कुंडलित होता है अर्थात वो घुमा हुआ रहता है। ठीक है, जलेबी जो होता है वो घुमा हुआ रहता है, बिल्कुल भी सीधा नहीं रहता। जो भी आकृति सीधा नहीं होता उसे हम कुंडलित ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आप ये वाला जो आप यहाँ पर नलिका देख रहे हैं, वृकाणु का जो आप ये वाला नलिका देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो दोस्तों हम इसको बोलेंगे क्या, तो इसको हम लोग बोलेंगे कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे, कुंडलित नलिका। ठीक है, बहुत सारे जो लेडीज होते हैं, जो लड़की होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपना चोटी पीछे बांधती है ना गूंथ कर, तो दोस्तों कैसे बांधती है, तो कुंडलित रूप में, कुंडलित रूप में बांधती है। जो जंजीर होता है वो भी किस रूप में रहता है, तो कुंडलित रूप में। ऐसे रहता है ना जंजीर, ऐसे जंजीर रहता है ना, तो वो भी रहता है किस रूप में, तो कुंडल के रूप में, यानी कि कुंडलित रूप में। ठीक है, मोड़ा हुआ रहता है, तो उसी को कुंडलित कहा जाता है, आप समझ पाए। तो दोस्तों वृक्क नलिका में दो भाग होते हैं, वृक्क नलिका के पूरे शरीर में दो भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है समीपस्थ कुंडलित भाग और दूसरा होता है दूरस्थ कुंडलित भाग। तो समीपस्थ कुंडलित भाग और दूरस्थ कुंडलित भाग क्या होता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों जब कुंडलित संरचना में वृक्क के, जब नलिका के कुंडलित संरचना में, वृक्क के नहीं, वृकाणु के, नेफ्रॉन के, हम यहाँ पर नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के जब
दोस्तों नेफ्रॉन के जब नालिका में आप लोगों को कुंडलित दिखाई देगा किस रूप में, काफ़ी समीप के रूप में, तो उसे कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित रचना। क्या कहा जाता है? समीपस्थ कुंडलित रचना। आप देख सकते हैं ये नली और ये नली दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब है, एक दूसरे के काफ़ी निकट है। देखिए अगर हम ऐसे कर दें तो क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक नली है और फिर एक नली घूम गया और दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट है, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों समीपस्थ कुंडलित भाग। इसी को क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित भाग। और जब हम ऐसे कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये नली दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित भाग। क्या बोलेंगे? दूरस्थ कुंडलित भाग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोगों को यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है, ये वाला जो आप लोगों को आकृति दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? तो समीपस्थ कुंडलित भाग। क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित भाग। इसी को कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित भाग। कहीं पर दिया है? नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं लिखा हुआ है समीपस्थ कुंडलित नलिका या समीपस्थ कुंडलित भाग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुंडल के रूप में, यानी कि यह मुड़ा हुआ है। ठीक है, नलिका क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। नलिका दोस्तों मुड़ा हुआ है और देख सकते हैं कि ये नलिका और ये नलिका एक दूसरे के काफ़ी निकट है। एक दूसरे के काफ़ी निकट होने के कारण हम इस कुंडलित नलिका को समीपस्थ कुंडलित नलिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका बोल सकते हैं। बात करें अगर हम लोग दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आप ये वाला आकृति देख रहे हैं ना, ये वाला आकृति, तो देख सकते हैं ये नली, देखना दोस्तों ये वाला नली और ये वाला नली, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से काफ़ी दोस्तों दूर हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। देखिए एक हम ऐसे फिगर बना रहे हैं, ठीक है, एक हम ऐसे फिगर बना रहे हैं, तो ये नली ये नली एक दूसरे के काफ़ी निकट है। आप ही बताइए, बिल्कुल भी निकट नहीं है। तो हम लोग ऐसी अवस्था में कहेंगे कि यह कैसा कुंडलित नलिका है? तो दोस्तों यह दूरस्थ कुंडलित नलिका है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, अगर हम इस आकृति में बात करें तो दोस्तों ये नली और ये नली, ये दोनों के दोनों जो नली है वो एक दूसरे के काफ़ी निकट है, कुंडलित संरचना होने के बावजूद भी, इसलिए हम इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो आप समझ पाए कि समीपस्थ कुंडलित नलिका किसे कहा जाता है और दूरस्थ कुंडलित नलिका किसे कहा जाता है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है वो दोस्तों बोमेन संपुट के तरफ होता है। किस तरफ होता है? बोमेन संपुट के तरफ होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों बोमेन संपुट है ना, बोमेन संपुट यही ना है, बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट आप लोगों को यही ना दिखाई दे रहा है। तो बोमेन संपुट में आप लोगों को जो भी कुंडलित नलिका दिखाई दे रहा है वृकाणु का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यह जो नलिका होता है वो दोस्तों अलग हो जाता है यू प्रकार की नलिका से। यू प्रकार की नलिका से यह अलग हो जाता है। जो आप यहाँ पर यू प्रकार का नलिका देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर जो आप यू प्रकार का नलिका देख रहे हैं, यू प्रकार का नलिका, इस नलिका से ही जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है वो अलग हो जाता है। दोस्तों आप लोग जब तक आप लोग बोमेन संपुट के तरफ जितना भी कुंडलित संरचना देख रहे हैं, वे सभी के सभी संरचना, वे सभी के सभी नलिका समीपस्थ वाले होते हैं। कैसे होते हैं? समीपस्थ वाले होते हैं, यानी कि दूरस्थ वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, बोमेन संपुट के नज़दीक, बोमेन संपुट के ओर जितने भी कुंडलित नलिका होते हैं वृकाणु के, वो समीपस्थ कुंडलित नलिका होते हैं। लेकिन जैसे ही हम यू आकृति से आगे बढ़ जाएं, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ऐसे संरचना गया है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे संरचना होते हुए गया है ना, ऐसे यहाँ पर आप लोगों को यू नली मिलेगा। देखिए यहाँ पर अपनी यू नली मिल गया ना, ये यू नली, देखिए
यहाँ पर ये यू नली, तो यहाँ तक आप देखिए, इसके बाद से ये तो डायरेक्ट सिंपल गया है, यहाँ तक कुंडलित है, यहाँ तक कुंडलित है, लेकिन इसके बाद से बिल्कुल भी जो नली है वो कुंडलित नहीं है। एक ही बार कुंडलित है, कहाँ पर, तो यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर कुंडलित है केवल एक ही बार। इसको हम लोग यू आकार कह सकते हैं, यू आकार की आकृति हम दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यू आकार वाले नलिका के बाद जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर जब आप जाओगे और जो आप ये वाला आकृति देख रहे हैं, ये वाला जो आप नालिका देख रहे हैं, ये वाला नालिका, तो इस नालिका में आप लोगों को दूरस्थ कुंडलित नालिका देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो दोस्तों यू प्रकार का जो नालिका होता है ना, यहाँ पर जो आप यू प्रकार का नालिका देख रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जो आप यू प्रकार का नालिका देख रहे हैं, यू प्रकार का जो आप नालिका देख रहे हैं, यही नालिका क्या करता है कि दूरस्थ कुंडलित नालिका और समीपस्थ कुंडलित नालिका को एक दूसरे से अलग करता है। जो यू प्रकार का नालिका आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी नालिका की सहायता से समीपस्थ कुंडलित नालिका और दूरस्थ कुंडलित नालिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों यू प्रकार के नालिका में जब आप ऊपर की ओर देखोगे, ये वाला ये जो भी आप देख रहे हैं, ये सब दोस्तों कहलाएंगे किस रूप में, ये जो आप नालिका देख रहे हैं कुंडलित रूप में, ये कहलाएंगे समीपस्थ कुंडलित नालिका के रूप में। और यू आकार के बाद, यू नालिका के बाद, यू कुंडलित नालिका के बाद जब आप ऊपर में कुंडलित नालिका को देखिएगा तो यह कहलाएंगे क्या, तो दोस्तों यह कहलाएंगे दूरस्थ कुंडलित नालिका। तो आप समझ पाएं कि यू प्रकार के नालिका से, यू प्रकार के नली से जो समीपस्थ कुंडलित नालिका होता है वो दूरस्थ कुंडलित नालिका से अलग हो जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को, बताइए। तो मैंने आप लोगों को ये सारा चीज़ बता चुका है, ठीक है। देख सकते हैं ब्रिक नालिका के काय यानी कि ब्रिक नालिका के शरीर में अभी हम यहाँ पर केवल एक नेफ्रॉन के बारे में बता रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे शरीर के प्रत्येक ब्रिक में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, अर्थात ब्रिकाणु होते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों एक ब्रिकाणु के बारे में जानने वाले हैं, एक ब्रिकाणु के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कहा गया है ब्रिक नालिका के काय में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। ग्रीवा के पीछे समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है। क्या बनाता है? अवरोही चाप बनाता है। अवरोही कहने का मतलब दोस्तों जिसकी दूरी कम हो, जिन नलिकाओं के बीच एक दूसरे से दूरी कम होती है उसको कहा जाता है अवरोही चाप, ठीक है। यहाँ पर आप जो चाप देख रहे हैं ना, है ये ना, है चाप, इसको क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे, इसको चाप बोलेंगे, इसको चाप बोलेंगे। तो बाबू इस चाप में आने वाला जो नली है, इस नली को क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नली। क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नली। और समीपस्थ कुंडलित नली में जो दूरी होती है वो कम होती है। समीपस्थ कुंडलित नली में जो दूरियां होती हैं एक दूसरे से वो क्या होती है? कम होती है। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम कहने का मतलब दोस्तों, घटते क्रम कहने का मतलब कमी, यानी कि ये नालिका और ये नालिका, इन दोनों नालिकाओं के बीच की जो दूरी है उसमें कमी है, अर्थात ये दोनों नालिकाएं एक दूसरे से काफ़ी न्यूनतम दूरी पर स्थित है, काफ़ी कम दूरी पर स्थित है। अगर कोई आपसे पूछे कि समीपस्थ कुंडलित नालिका में कौन सा चाप पाया जाता है तो आप लोग अवरोही चाप बताना। क्या बताओगे? अवरोही चाप। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि घटाओ, यानी कि कमी। बात आया समझ में? तो आप देख सकते हैं इस नली में और इस नली में दोनों में काफ़ी क्या है दोस्तों? दूरी की कमी है, ठीक है। दोनों में क्या है दोस्तों? दोनों नली में दूरी की कमी है, इसलिए दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नालिका में जो चाप पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे अवरोही चाप। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूरस्थ कुंडलित नालिका में, जो आप यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नालिका देख रहे हैं, दूरस्थ कुंडलित नालिका, तो इसमें कौन सा चाप पाया जाएगा? आप ही बताओ। दूरस्थ कुंडलित नालिका में कौन सा चाप पाया जाएगा? तो दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नालिका में पाया जाएगा कौन सा चाप? तो अवरोही। अवरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम। आपने पढ़ा होगा मैथ में दोस्तों,
आरोही कहने का मतलब क्या होता है? आरोही कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला नली होगा वो दूसरे नली से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित होगा, अर्थात दो नलियों के बीच की जो दूरी होगी वो अधिक होगी। ठीक है, कुंडलित नलिका में दो नलियों के बीच की जो दूरी होगी वो अधिक होगी, क्योंकि आरोही का मतलब ये होता है बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ाओ, यानी कि अधिकता। ठीक है, अधिकता। आरोही का मतलब क्या होता है? अधिकता। तो कुंडलित क्रम में जो नलिका होता है नेफ्रॉन का, वो दोस्तों एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो नली है वो इस वाले नली से दूर स्थित है, इसलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका में पाया जाने वाला जो चाप होगा उसे हम कहेंगे आरोही चाप या फिर अधिरोही चाप। आरोही चाप को ही अधिरोही चाप भी कहा जाता है। तो दोस्तों सिंपल से आप समझ पाए कि यहाँ पर अगर हम आप लोगों को एक बार और बताएं तो आप यहाँ पर समझ पाए कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है, जो नेफ्रॉन में, वृकाणु में समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है, उसमें कौन सा चाप पाया जाता है? तो दोस्तों उसमें पाया जाता है अवरोही चाप। समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाया जाने वाला चाप होता है अवरोही, और दूरस्थ कुंडलित नलिका में पाया जाने वाला जो चाप होता है वो होता है आरोही या फिर अधिरोही। आरोही अधिरोही दोनों अलग नहीं है बल्कि एक ही है। समीपस्थ में अवरोही चाप इसलिए पाया जाता है क्योंकि अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि कमी, और कमी इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है उसमें जो नली होती है वो एक दूसरे के काफ़ी निकट होती है, इसलिए उसमें अवरोही चाप पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एक बार देखें दूरस्थ कुंडलित नलिका में, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो नली होते हैं दो, वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में नलिकाएं एक दूसरे से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित होती है, इसलिए उसमें अवरोही नहीं आरोही चाप पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता चुका। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। देख सकते हैं बोला जा रहा है ग्रीवा के पीछे समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है और फिर प्रांतस्थ भाग में, प्रांतस्थ यानी कि ऊपर की ओर, प्रांतस्थ यानी कि ऊपर की ओर आप देख सकते हैं नीचे की ओर क्या है? नीचे की ओर दोस्तों आप देख सकते हैं हेनले का चाप है, यानी कि यू प्रकार का नली है। यू प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों वृकाणु का नली दिखाई दे रहा है। तो प्रांतस्थ यानी कि ऊपर वाले भाग में, तो ऊपर वाले भाग में जो आप देख रहे हैं नली, ऊपर वाले भाग में जो आप नली देख रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को दूरस्थ नली कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कहा गया है ग्रीवा के पीछे समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है और फिर अप्रांतस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। अधिरोही कहिए चाहे दोस्तों अवरोही कहिए, अवरोही ना अधिरोही कहिए चाहे दोस्तों आरोही कहिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि जो दो नलिकाओं के बीच की दूरी को बढ़ा दे उसको कहा जाता है अधिरोही या फिर आरोही। जो दो नलिकाओं के कुंडलित नली में जो दो नलिकाओं के बीच की दूरी को घटा दे उस चाप को कहा जाता है अवरोही चाप। समझ में आप लोगों को आ गया? अब हम बात करते हैं हेनले के चाप में। ठीक है, हेनले का चाप किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आप यू प्रकार का नली देख रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर यू प्रकार का नली देख रहे हैं जो कि बिल्कुल भी कुंडलित नहीं है बल्कि यू प्रकार का है, इसको भी हम कुंडलित बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको यू प्रकार का नली बोलेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर के वृक्क में उपस्थित जो वृकाणु होता है उसमें जो नली होता है वो होता है किस रूप में? तो दोस्तों वो होता है दोस्तों यू के रूप में। ठीक है ना, यू के रूप में ही होता है। तो यू के रूप में कुंडलित नली को छोड़कर जो आप लोगों को यहाँ पर यू आकार की नली दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाता है हेनले का चाप। क्या कहा जाता है? हेनले का चाप। हेनले के चाप की सहायता से ही अवरोही चाप और अधिरोही चाप एक दूसरे से अलग रहते हैं। हेनले के चाप के द्वारा ही दोस्तों अवरोही चाप अधिरोही चाप से अलग रहते हैं।
अर्थात अवरोही चाप से अलग रहते हैं। ठीक है, इस चाप की खोज किसने किया था? इस चाप की खोज किया था दोस्तों हेनले नामक एक वैज्ञानिक ने। किसने? हेनले नामक एक वैज्ञानिक ने। इसलिए दोस्तों इस नली को कहा जाता है हेनले का चाप। क्या कहा जाता है? हेनले का चाप। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अधिरोही चाप और अवरोही चाप को अलग करने वाला जो चाप होता है उसे हेनले का चाप कहा जाता है। समीपस्थ कुंडलित रचना और दूरस्थ कुंडलित रचना को अलग करने वाला जो रचना होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे यू प्रकार का रचना कहा जाता है, यू प्रकार का रचना। ठीक है, चलिए धीरे धीरे मैंने आप लोगों को सारा चीज बता चुका है। समीपस्थ, देखिए बोला गया है समीपस्थ कुंडलित नलिका पुनः एक यू के आकार की नलिका में खुलती है जिसे हेनले का चाप कहा जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका पुनः एक यू के आकार की नलिका में खुलती है। आप देख सकते हैं, है ये ना है समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो आप यहाँ पर कुंडलित रचना देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर कुंडलित नली देख रहे हैं, तो दोस्तों ये कहाँ खुल रहा है? यह खुल रहा है यू प्रकार की नली में। किस में? तो दोस्तों यू प्रकार की नली में खुल रहा है ना, यानी कि यू प्रकार की नली में इसका मार्ग दोस्तों आगे बढ़ रहा है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है वो दोस्तों यू प्रकार की नली में ही खुलता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसा आप लोगों को बताया समीपस्थ कुंडलित नलिका पुनः एक यू आकार की नलिका में खुलती है जिसे हेनले का चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेनले का चाप है। तो इस प्रकार से हेनले के चाप के दो भाग हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें पहला होता है अवरोही बाहु यानी कि अवरोही नली और दूसरा होता है आरोही नली यानी कि आरोही बाहु। ठीक है दोस्तों, यू आकार वाला जो नली दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो यू आकार वाले नली में जो आप लोगों को इस तरफ का जो नली दिखाई दे रहा है, यू आकार के नली में जो आप लोगों को दायां ओर का जो नली दिखाई दे रहा है, ये सभी नली कहलाएंगे समीपस्थ कुंडलित नली। और यू प्रकार के नली में, यू प्रकार के नली में जो आप लोगों को बाया नली दिखाई दे रहा है, यू प्रकार के नली से जुड़ा हुआ जो आप लोगों को बाया नली दिखाई दे रहा है, बाया नली, इसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नली। बताया समझ में? तो इस प्रकार से हेनले का चाप दो भाग में बढ़ जाता है, जिसमें पहला होता है अवरोही बाहु और दूसरा होता है आरोही बाहु। अवरोही और आरोही समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बाहु हेनले के चाप को यू की आकृति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यू की आकृति प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर ये क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका है। समीपस्थ कुंडलित नलिका खुल रहा है यू प्रकार के नली में। समीपस्थ कुंडलित नलिका किस में खुल रहा है? तो दोस्तों यू प्रकार के नली में खुल रहा है। और फिर जो यू प्रकार की नली है वो किस में खुल रहा है? तो दोस्तों वो खुल रहा है दूरस्थ कुंडलित नलिका में। किस में? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो किस में खुल रहा है? तो दोस्तों संग्राही नलिका में। इसको क्या बोलते हैं? इसको संग्राही नलिका बोलते हैं। जो आप लोगों को यहाँ पर पेड़ के शाखा के जैसा जो नली दिखाई दे रहा है, पेड़ के शाखा के जैसा जो आप लोगों को नली दिखाई दे रहा है, उसी को संग्राही नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संग्राही नलिका कहा जाता है। आप समझ पाए? चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों आरोही बाहु दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी रहती है। आरोही यानी कि दोस्तों आरोही यानी कि आरोही कहने का मतलब है दूरस्थ कुंडलित नलिका। आरोही कहने का मतलब है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अवरोही कहने का मतलब है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आरोही बाहु दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी रहती है, जो अंत में संग्राही नलिका में, जो अंत में संग्राही नलिका बनाती है, जो अंत में संग्राही नलिका बनाती है, जो मूत्र नली के रूप में वृक्क के बाहर निकलती है। आप देख सकते हैं दोस्तों संग्राही नलिका, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ना, जो यहाँ पर आप लोगों को दूरस्थ कुंडलित नलिका दिखाई दे रहा है, वो कहाँ खुल रहा है? तो दोस्तों वो खुल रहा है संग्राही नलिका में। किस में? तो दोस्तों संग्राही नलिका में खुल रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं।
ठीक है, इसी को संग्राही नलिका कहा जाता है। जो आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप नली देख रहे हैं पेड़ के शाखा के जैसा जो आप नली देख रहे हैं, इसी को दोस्तों कहा जाता है क्या, तो इसी को कहा जाता है संग्राहक नली। क्या कहा जाता है, संग्राहक नली, यानी कि समान संग्राहक नली इसी को कहा जाता है। और जो आप लोग यहाँ पर नली देखते हैं, ये सब जो आप नली देखते हैं, इसको संग्राहक नलिका कहा जाता है। संग्राहक नलिका कहा जाता है। इसको कहा जाता है पेड़ के शाखा के जैसा जो आप लोगों को नली दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है समान संग्राहक नली। सारा चीज़ मैं आप लोगों को नाम के साथ अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी भूल ना पाएँ। तो दोस्तों आप समझ पाए कि जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है वो दोस्तों संग्राही नलिका में खुलता है, जो मूत्र नली के रूप में वृक्क के बाहर निकलती है। मूत्र नली के रूप में क्या होता है, वृक्क के बाहर निकलता है। संग्राहक नलिका में अनेक अन्य वृक्क नलिकाएं आकर खुलती है। संग्राहक नलिका में अनेक अन्य वृक्क नलिकाएं आकर खुलती है। दोस्तों संग्राहक नलिका में अनेक अन्य, यहाँ पर अनेक अन्य कहने का मतलब देखिए आप लोग, जिस प्रकार से दोस्तों एक वृक्क का नली आकर समान संग्राहक नली के साथ जुड़ गया है, यहाँ पर जुड़ा है ना दोस्तों, आप ही बताइए। जिस प्रकार से एक नेफ्रॉन का, जिस प्रकार से दोस्तों एक वृकाणु का नली आकर समान संग्राहक नली से जुड़ गया है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इसी समान संग्राहक नली से अनेक प्रकार के वृकाणु के जो नली होते हैं वो आकर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे वृक्क का नली जुड़ा होगा, यहाँ पर किसी और वृक्क नली जुड़ा होगा, यहाँ पर किसी और वृक्क नली जुड़ा होगा, यहाँ पर किसी और वृक्क नली जुड़ा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों लाखों वृक्क के जो नली होते हैं वो समान संग्राहक नली से जुड़े होते हैं। जो यहाँ पर आप लोग समान संग्राहक नली देख रहे हैं, इसी समान संग्राहक नली से लाखों जो वृकाणु होते हैं वो दोस्तों संयुक्त रहते हैं, वो दोस्तों कनेक्ट रहते हैं। बताया समझ में। और यह जो संग्राहक नली है वो कहाँ खुलता है, तो दोस्तों यह खुलता है मूत्र नली के रूप में। किस रूप में, तो मूत्र नली के रूप में, ठीक है, जो कि मूत्राशय से जुड़ा रहता है। चलिए ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता चुका, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर संग्राहक नलिका में अनेक वृक्क नलिकाएं आकर खुलती है। संग्राहक नलिका में अनेक अन्य वृक्क नलिकाएं आकर खुलती है और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से समान संग्राहक नली बनता है। इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से समान संग्राहक नली बनता है, जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समान संग्राहक नली के निकट में जो दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है, समान संग्राहक नली के निकट में जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है उसी को संग्राहक नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को संग्राहक नली कहा जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर नाम के साथ बताया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला क्या है, ये समान संग्राहक नली है। तो समान संग्राहक नली से जुड़ा हुआ कौन है, तो दूरस्थ दोस्तों यहाँ पर कुंडलित रचना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। समान संग्राहक नली से जुड़ा हुआ कौन है, तो दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नली। तो दोस्तों समान संग्राहक नली से जुड़ा हुआ जो निकट का, समान संग्राहक नली से जुड़ा हुआ जो करीब का, काफी निकट का जो दोस्तों दूरस्थ कुंडलित रचना होता है, जो दूरस्थ कुंडलित नली होता है, उसी को संग्राहक नली कहा जाता है या फिर संग्राहक नलिका कहा जाता है। सिंपल से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि समान संग्राहक नली के निकट में जुड़ा हुआ जो दूरस्थ कुंडलित नली होता है उसी को कहा जाता है संग्राहक नलिका। क्या कहा जाता है, संग्राहक नलिका। बात आया समझ में आप लोगों को, संग्राहक नलिका किसे कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। संग्राहक नलिका और समान संग्राहक नली दोनों में अंतर होता है। संग्राहक नलिका दोस्तों एक नेफ्रॉन का नली होता है, एक वृकाणु का ही केवल नली होता है। लेकिन बात करें समान संग्राहक नली का, तो दोस्तों समान संग्राहक नली जो होते हैं, समान संग्राहक जो नली होता है, होते नहीं है, समान संग्राहक जो नली होता है वो दोस्तों लाखों वृकाणुओं के नली को जोड़ने वाला दोस्तों यह नली होता है।
समान संग्राहक नली लाखों वृक्काणुओं के नली को जोड़ने वाला होता है, लाखों नेफ्रॉन के नली को जोड़ने वाला होता है। दोस्तों समान संग्राहक नली अगर पेड़ का तना है तो दोस्तों जो नेफ्रॉन के वृक्काणु के जो दूरस्थ कुंडलित रचना है वो क्या है, वो समान संग्राहक नली के दोस्तों शाखा है। क्या है? शाखा है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम शाखा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तना बोलेंगे। इसी तना से आकर सारे के सारे लाखों के लाखों जो नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित रचना होते हैं वो आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। हेनेले का चाप मैंने आप लोगों को बताइए चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली बनता है जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों वृक्क की रक्तवाहिनियाँ। अब हम यहाँ पर वृक्क की रक्तवाहिनियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रक्तवाहिनियाँ कहने का मतलब जिसमें रक्त का संचार होता है। वृक्क में जो रक्त की वाहिनियाँ होती है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के सभी भागों में ही, हमारे शरीर के सभी अंगों में ही रक्त वाहिकाओं का एक जाल फैला हुआ है, केशिकाओं के रूप में, पतली पतली नलिकाओं के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे वृक्क की रक्तवाहिनियों के बारे में, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है प्रत्येक वृक्क में रक्त ले जाने वाली एक मुख्य वृक्क धमनी होती है। प्रत्येक वृक्क में ही रक्त को ले जाने वाली एक मुख्य वृक्क धमनी होती है और रक्त एकत्रित करने वाली एक मुख्य वृक्क शिरा होती है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो धमनी होती है वो क्या करती है कि शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें वृक्क का तो दोस्तों वृक्क नहीं, अगर हम बात करें शिरा का तो दोस्तों जो शिरा होता है वो क्या करता है कि शरीर के सभी भागों से रक्त को एकत्रित करके उसे हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों शिरा हमारे शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करता है, ऐसे रक्त को एकत्रित करता है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, जिस रक्त का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। दोस्तों शिरा ही हमारे शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके उसे हृदय तक पहुंचाता है ताकि उस रक्त का शुद्धिकरण हो सके। तो दोस्तों देखिए वृक्क में भी दो प्रकार के रक्त वाहिकाएं होते हैं। पहला होता है धमनी के रूप में और दूसरा होता है शिरा के रूप में। धमनी क्या करता है दोस्तों? धमनी जो होता है वो वृक्क में रक्त को ले जाता है। रक्त को वृक्क में ले जाने वाला जो रक्तवाहिका होता है, जो केशिका होता है, उसे वृक्क धमनी कहा जाता है। बताया समझ में? वृक्क धमनी कहाँ से जुड़ा होता है? तो दोस्तों वृक्क जो धमनी है वो वृक्क के आंतरिक भाग, वृक्क के अवतल वाले क्षेत्र के मध्य वाले भाग से जुड़ा होता है, जिसे हाइलस या हाइलम कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है उसे अवतल भाग कहते हैं और अवतल का जो मध्य भाग होता है उसे हाइलस या हाइलम कहते हैं। हाइलस से ही वृक्क धमनी बाहर निकलती है और वृक्क शिरा प्रवेश करती है, ठीक है। तो देख सकते हैं बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक वृक्क में रक्त ले जाने वाली एक मुख्य वृक्क धमनी होती है और रक्त एकत्रित करने वाली एक मुख्य वृक्क शिरा होती है। पृष्ठ महाधमनी के दोनों ओर से एक एक वृक्क धमनी निकलकर हाइलस द्वारा वृक्क में प्रवेश करती है। पृष्ठ महाधमनी के दोनों ओर से एक एक वृक्क धमनी निकलकर हाइलस द्वारा वृक्क में प्रवेश करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप लाल कलर का देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें हो सकता है साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो, कोई और फिगर है जिसमें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा है। इसी में आप लोग देखिए, आप लोग इसी में देखिए, ठीक ना। ऊपर चल जाओ बाबू, लाइट नहीं है, ऊपर चल जाओ ना। इसी में आप लोग देखिए, इसी में आप लोग देखिए, ठीक ना।
देखिए यहाँ पर जो आप लाल कलर का देख रहे हैं दोस्तों, जो आप यहाँ पर लाल कलर का देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है पृष्ठ धमनी। और जो आप यहाँ पर ब्लू कलर का देख रहे हैं, ब्लू कलर का, इसी को कहा जाता है पृष्ठ शिरा। क्या कहा जाता है? पृष्ठ शिरा। बात आया समझ में दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर जो आप पृष्ठ धमनी देख रहे हैं, इस पृष्ठ धमनी से दोनों ओर एक एक धमनी निकला हुआ है। इस पृष्ठ धमनी से दोनों ओर एक एक धमनी निकला हुआ है, दोनों वृक्क की ओर। एक पृष्ठ देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर पृष्ठ धमनी से, यहाँ पर पृष्ठ धमनी से एक धमनी निकला है दोस्तों बाएं तरफ के वृक्क में, और एक जो धमनी है वो निकला हुआ है किस ओर? तो दोस्तों दाएं ओर के वृक्क में। यानी कि दोनों वृक्क में, दोनों ओर के वृक्क में जो दोस्तों धमनी होती है वो जुड़ी होती है। पृष्ठ धमनी से निकलकर धमनी दोनों वृक्कों में जाकर प्रवेश कर जाती है। किस में? तो वृक्क के आंतरिक भाग के हाइलस से। यही वाला हाइलस होता है। हाइलस आप लोग देखें, हाइलस ये वाला, इसी भाग को हाइलस कहते हैं। बहुत ही गहराई से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आप बीच वाला ये भाग देख रहे हैं ना दोस्तों, जो आप बीच वाला गड्ढा देख रहे हैं, गड्ढा बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, इसी को हाइलस या दोस्तों हाइलम कहा जाता है। तो इसी में प्रवेश करता है कौन? तो दोस्तों इसी में प्रवेश करता है वृक्क धमनी, और इसी हाइलस से बाहर निकलता है कौन? तो वृक्क शिरा। इसी हाइलस से कौन बाहर निकलता है? तो वृक्क शिरा। ठीक है। और फिर जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब पृष्ठ धमनी से धमनी निकलकर, जब पृष्ठ धमनी से धमनी निकलकर दोस्तों वृक्क के हाइलस में प्रवेश करता है, तो दोस्तों उसमें पुनः से जो वृक्क धमनी होता है वो दोस्तों अनेक नलिकाओं में विभक्त हो जाता है। यानी कि धमनिकाओं में विभक्त हो जाता है, पतले पतले नलिकाओं में विभक्त हो जाता है। आप देख सकते हैं पतला पतला लाल कलर का नली आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में आप लोगों को पतला पतला लाल कलर का नली दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं पतला पतला लाल कलर का नली दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को धमनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनिका कहा जाता है। जब हमारे शरीर की धमनी पतले पतले नलिकाओं के रूप में विभक्त हो जाती है तो उसी को कहा जाता है धमनिका। जब यह धमनिका दोस्तों और पतला हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा केशिका। ठीक है। हमारे शरीर के वृक्क में जो धमनी या जो शिरा होते हैं वो दोस्तों केशिकाओं के रूप में ही दोस्तों वितरित रहते हैं। पतले पतले नलिकाओं के रूप में ही वृक्क के आंतरिक भाग में वितरित रहते हैं। आप यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो शिरा और जो दोस्तों धमनी है वो पतले पतले नलिकाओं के रूप में वृक्क के आंतरिक क्षेत्र में वितरित हैं, वृक्क के आंतरिक भाग में दोस्तों वितरित हैं। आप स्वयं से देख सकते हैं। ठीक है, आप समझ पाए? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये तो मैंने आप लोगों को नहीं ना बताया। हाँ, आगे देख सकते हैं बोला गया है पृष्ठ महाधमनी के दोनों ओर से एक एक वृक्क धमनी निकलकर, पृष्ठ महाधमनी के दोनों ओर से एक एक पृष्ठ महाधमनी के दोनों ओर से एक एक वृक्क धमनी निकलकर हाइलस द्वारा वृक्क में प्रवेश करती है। कैसे करती है मैंने आप लोगों को बता चुका। ठीक ना बाबू, मैंने आप लोगों को यह अच्छे से बता चुका कैसे प्रवेश करती है। ये पृष्ठ धमनी है तो एक धमनी इधर निकल गया, एक धमनी इधर निकल गया, और यह धमनी जुड़ गया एक वृक्क से, हाई धमनी जुड़ गया इस वृक्क से। बात आया समझ में? और यह धमनी कहाँ आकर कनेक्ट होगा? तो वृक्क के हाइलस से। यह भी धमनी कहाँ आकर कनेक्ट होगा? तो वृक्क के हाइलम से। ठीक है, चलिए वृक्क के भीतर पहुंचकर यह धमनी अनेक छोटे छोटे धमनिकाओं में बट जाती है। प्रत्येक धमनिका वोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका के रूप में प्रवेश करती है। किस रूप में? अभिवाही धमनिका के रूप में प्रवेश करती है और वहां पहुंचकर रक्त केशिकाओं का गुच्छा बनाती है। रक्त केशिकाओं का गुच्छा बनाती है अभिवाही धमनिका। मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर दोस्तों, देखिए ध्यान से समझना क्या बताया गया है। प्रत्येक धमनिका वोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका के रूप में प्रवेश करती है। यहाँ पर दोस्तों आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पर मोटा जो आप नली देख रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर थोड़ा सा मोटा जो आप नली देख रहे हैं, इसी को अभिवाही धमनिका कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिवाही धमनिका कहा जाता है। यही धमनिका क्या करता है? यही धमनिका बोमेन संपुट में प्रवेश करके कोशिका गुच्छ का निर्माण करता है। अभिवाही धमनिका, अभिवाही कहने का मतलब आने वाला, अभिवाही कहने का मतलब आने वाला दोस्तों, वृक्क में प्रवेश करने वाला, हमारे शरीर के वृक्क में प्रवेश करने वाला जो धमनिकाएं होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे वृक्क में उपस्थित वृक्काणु के बोमेन संपुट में प्रवेश करते हैं अभिवाही धमनिका के रूप में। जब हमारे वृक्क के धमनी दोस्तों नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में प्रवेश करते हैं, तो उस समय उस धमनी को कहा जाता है अभिवाही धमनिका। क्या कहा जाता है? अभिवाही धमनिका। यही धमनिका हमारे शरीर के वृक्क के बोमेन संपुट में जाकर कोशिका गुच्छ का निर्माण करते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या तो कहा जाता है जी, गेरुमेरुलस, शायद नाम भूल रहे हैं, यहाँ पर दिया होगा, हाँ गलमुरेलस कहा जाता है, ठीक ना। इसी को क्या कहा जाता है? देखिए ये लिखा है ना, अभिवाही धमनिका लिखा है ना, अभिवाही धमनिका यहाँ पर लिखा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभिवाही धमनिका है वो क्या करता है? वो दोस्तों बोमेन संपुट में जाकर कोशिका गुच्छ का निर्माण करता है, केशिकाओं का निर्माण करता है, केशिकाओं का जाल बनाता है। इन्हीं केशिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गलमुरेलस यानी कि कोशिका गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। आगे आते हैं, बात करते हैं दोस्तों वृक्क के भीतर पहुंचकर यह धमनी अनेक छोटी छोटी धमनिकाओं में बढ़ जाती है। प्रत्येक धमनिका बोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका के रूप में प्रवेश करती है। समझना, अभिवाही धमनिका किसको बोलते हैं? तो दोस्तों बोमेन संपुट में आने वाले धमनिका को, हमारे शरीर के वृक्क के बोमेन संपुट में, वृक्काणु के बोमेन संपुट में आने वाले धमनिका को अभिवाही धमनिका कहते हैं। बोमेन संपुट से निकलने वाले धमनिका को अपवाही धमनिका कहते हैं। ऐसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब बोमेन संपुट में वृक्क की धमनिका प्रवेश करेगी तो कहेंगे अभिवाही धमनिका, और जब हमारे शरीर के वृक्क के वृक्काणु के बोमेन संपुट से धमनिका बाहर निकलेगी तो उसे कहा जाएगा अपवाही धमनिका। क्या कहा जाएगा बाबू? अपवाही धमनिका। आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल रही है, इधर से प्रवेश कर रहा है, इधर से निकल रहा है ना बाबू, यहाँ पर निकल रहा है ना। तो दोस्तों इस धमनिका को क्या बोलेंगे? इस धमनिका को कहेंगे अपवाही धमनिका। और बोमेन संपुट में जो आप लोगों को धमनिकाओं का जाल दिखाई देगा उसी को कहा जाएगा कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस। बताया समझ में आप लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा है केशिका गुच्छ से रक्त वापस ले जाने वाली रक्तवाहिनी, बोला गया है केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ से रक्त वापस ले जाने वाली रक्तवाहिनी को अपवाही धमनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाही धमनिका कहा जाता है। अर्थात तो वही बात हुआ, कोशिका गुच्छ से बोमेन संपुट के कोशिका गुच्छ से बाहर निकलने वाली जो धमनिका होती है उसी को अपवाही धमनिका कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आप लोग। कोशिका नहीं बोलेंगे, केशिका बोलेंगे। कोशिका मत बोलना आप लोग, केशिका। केशिका किसको कहा जाता है? तो दोस्तों धमनिकाओं के पतले पतले स्वरूप को, धमनिकाओं के काफी पतले पतले नलिकाओं को ही केशिका कहा जाता है, या फिर सिराओं के पतले पतले नलिकाओं को ही केशिका कहा जाता है। केशिका गुच्छ से रक्त वापस ले जाने वाली रक्तवाहिनी को अपवाही धमनिका कहते हैं, जो बोमेन संपुट से निकलकर वृक्क नलिका की भित्ति के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल बना देती है। दोस्तों जब अपवाही धमनिका, बात को आप लोग समझना दोस्तों, हमारे शरीर के वृक्क के वृक्काणु के बोमेन संपुट से निकलने वाली जब धमनिका यानी कि अपवाही धमनिका बाहर निकलती है, बोमेन संपुट से निकलती है, तो यह बोमेन संपुट से
बोमेन संपुट से बाहर निकलती है तो दोस्तों यह क्या करती है कि वृक्क नलिका की भित्ति के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल बना देती है। क्या करती है? रक्त केशिकाओं का, रक्त नलियों का, रक्त नलिकाओं का जाल बना देती है। जालवत रचना को क्या कहा जाता है? जालवत रचना को दोस्तों वासा रेक्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अपवाही धमनिका बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वृकाणु के नलिकाओं के दोस्तों भित्ति के चारों ओर एक जाल बनाती है, केशिकाओं का एक जाल बनाती है, केशिकाओं के जाल का निर्माण करती है। तो दोस्तों जो आप लोगों को यहाँ पर जाल दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर आप लोगों को जाल दिखाई दे रहा है अपवाही धमनिका का, अपवाही धमनिका का जो आप लोगों को यहाँ पर जाल का स्वरूप दिखाई दे रहा है उसी को वासा रेक्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा कहा जाता है। इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। बताया समझ में? देखिए इसी जाल को वासा रेक्टा कहते हैं। बस इसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। समझ कर रखिएगा। बोमेन संपुट से बाहर जब धमनिका निकलती है अपवाही धमनिका के रूप में तो दोस्तों वृकाणु के अर्थात नेफ्रॉन के भित्ति के चारों ओर केशिकाओं का एक जाल बना लेती है। इसी जाल को कहा जाता है वासा रेक्टा। बताया समझ में? आप यहाँ पर समझ सकते हैं। वासा रेक्टा। आगे बात करते हैं वासा रेक्टा। यहाँ पर बोला गया है वासा रेक्टी मिलकर सिरिकाएं बनाता है। दोस्तों जो अपवाही धमनिका है वो क्या करते हैं कि आपस में मिलकर सिरिकाएं बनाते हैं, यानी कि सिरिकाओं का पतले पतले नली बनाते हैं। सिरिकाओं के पतले पतले नलिकाओं का निर्माण करते हैं। कौन? तो वासा रेक्टा। एक वृक्क की सभी वृक्क केशिकाएं, एक वृक्क की सभी वृक्क केशिकाएं मिलकर एक वृक्क सिरा बनाती हैं। एक वृक्क की, आप सभी याद रखेंगे, एक वृक्क की सभी वृक्क केशिकाएं मिलकर एक वृक्क सिरा बनाती है जो वृक्क के हाइलस वाले भाग से निकलकर पश्च महाशिरा में खुल जाती है। पश्च यानी कि पीछे वाले महाशिरा में खुल जाती है। यहाँ पर पश्च महाशिरा कहाँ पर है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पश्च महाशिरा। यहाँ पर पश्च महाशिरा आप लोग देख सकते हैं। पश्च महाशिरा इधर फिगर में होगा। पश्च महाशिरा इधर फिगर में होगा। आप लोगों को जो ब्लू कलर का देख रहे हैं यहाँ पर, ब्लू कलर का, इसी को पश्च महाशिरा कहा जाता है। पश्च महाशिरा, ठीक है। वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है। अब वृक्क सिरा वृक्क से बाहर निकलकर महाशिरा में आकर खुलती है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो आप यहाँ पर पृष्ठ धमनी देख रहे हैं, इस पृष्ठ धमनी से जो धमनी होती है वो वृक्क में प्रवेश करती है। और जबकि बात करें हम सिरा का यानी कि सिरिकाओं का, तो जो सिरिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि वृक्क से बाहर निकल के किस में प्रवेश करती है? तो दोस्तों वृक्क से बाहर निकल के महाशिरा में प्रवेश करती है। यही है महाशिरा। तो यही इसमें बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने समझा। एक वृक्क की सभी वृक्क केशिकाएं मिलकर एक वृक्क सिरा बनाती है जो वृक्क के हाइलस वाले भाग से निकलकर पश्च महाशिरा में खुल जाती है। पश्च महाशिरा में खुल जाती है हाइलस से। तो हाइलस में आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर ही हाइलस होगा। हाइलस इधर दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए है ना, यही है हाइलस। ये वाला जो बीच वाला भाग देख रहे हैं इसी को हाइलस कहा जाता है। तो इसी हाइलस से कौन निकलता है बाहर? तो इसी हाइलस वाले भाग से बाहर निकलता है दोस्तों कौन? तो वृक्क सिरा। बताया समझ में? और यही वृक्क सिरा किस में जाकर प्रवेश करेगा? यही जो वृक्क सिरा है वो प्रवेश करेगा महाशिरा में, ठीक है, महाशिरा में। आप समझ पा रहे हैं? चलिए, इधर जितना था मैंने आप लोगों को बता चुका। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है दर्शाकर, वृक्क में रक्त प्रवाह निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। कैसे दर्शाया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं कैसे दर्शाया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाधमनी,
यहाँ पर महाधमनी यानी कि जो पृष्ठ धमनी है वो जो पृष्ठ धमनी है ना उसी को महाधमनी कहा जाता है। ठीक है, पृष्ठ जो धमनी है उसी को महाधमनी कहा जाता है। तो महाधमनी से निकलकर जो धमनी होती है वो कहाँ प्रवेश करती है? महाधमनी से निकलकर जो धमनी होती है वो वृक्क के आंतरिक भाग के हाइलस में प्रवेश करती है। हाइलस में प्रवेश करके जो धमनी होती है वो धमनिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वृक्क के आंतरिक भाग में पतली पतली नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, पतली पतली नलिकाओं के रूप में वितरित हो जाती है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। वृक्क के भीतर जो धमनी होती है महाधमनी से निकलने वाली वो धमनिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, पतले पतले नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है अभिवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका में क्या होता है? अभिवाही धमनिका क्या करता है कि हमारे शरीर के वृक्क के बोमेन संपुट में प्रवेश करता है। अभिवाही धमनिका बोमेन संपुट में प्रवेश करता है और बोमेन संपुट में प्रवेश करके रक्त केशिकाओं का जाल बनाता है। रक्त केशिकाओं का जाल बनाकर केशिका गुच्छ का निर्माण करता है। क्या करता है? केशिका गुच्छ का निर्माण करता है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है केशिकाओं का गुच्छा, लिखा है ना, केशिकाओं का गुच्छा। ठीक है, यही रक्त केशिकाएं अभिवाही धमनिका की सहायता से बनने वाले यही रक्त केशिकाएं क्या करते हैं? केशिकाओं का गुच्छा बनाते हैं और केशिकाओं के गुच्छा से निकलकर जब धमनिका बाहर निकलती है, केशिकाओं के गुच्छा से जब बाहर निकलकर धमनिका आती है तो उसे अपवाही धमनिका कहा जाता है। और यही अपवाही धमनिका वृक्काणु के नेफ्रॉन के भित्ति के चारों ओर एक धमनिकाओं का जाल बनाती है, पतले पतले धमनिकाओं का जाल बनाती है जिसे वासा रेक्टा कहा जाता है। यही सब मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है, जिसको यहाँ पर रचना के आधार पर बताया जा रहा है। वासा रेक्टा बनाती है और फिर यही वासा रेक्टा आपस में मिलकर, ठीक है, यानी कि जो पतले पतले धमनिकाएं होते हैं, जो धमनिकाओं का जाल होता है, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं? वृक्क शिरा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो वृक्क शिरा का निर्माण करते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है वृक्क शिरा का निर्माण करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है फिर यही शिराएं वृक्क से किसमें खुलते हैं? तो दोस्तों फिर यही शिराएं वृक्क से होकर पश्च यानी कि महाशिरा में खुलते हैं, पश्च महाशिरा में खुलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन से जुड़े हुए कुल जितनी सारी जानकारी है वो मैंने दे चुका है, यानी कि जो जानकारी है वो मैंने आप लोगों को बता चुका है। इस वीडियो में आप लोग वृक्काणु के बारे में अच्छे से सारा चीज़ जान पाएँ, सारा चीज़ अच्छे से समझ पाएँ। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा दोस्तों किसके बारे में? तो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को उत्सर्जन की कार्जिकी के बारे में, यानी कि जो वृक्क होता है वो कैसे उत्सर्जन करता है उसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।